नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र की लिखी रचना एक गधे की आत्मकथा। इसमें आपने सुना कि गधा एक रामू धोबी नाम के धोबी की विधवा को न्याय दिलाने के लिए दर दर के चक्कर लगा रहा है, ठोकरें खा रहा है और आखिर में वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलके आता है। और जब वो बाहर निकलता है तो प्रेस के लोग, जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, उसे घेर लेते हैं। अब क्या होता है सुनिए एपिसोड 10 में, जिसका शीर्षक है घेर लेना गधे को प्रेस के नुमाइंदों का और लेकर जाना उसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उल्लेख गधे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रधानमंत्री की कोठी से बाहर निकलते ही मैंने अपने आप को संसार का अत्यंत प्रसिद्ध गधा पाया। क्षण भर पहले मैं एक अत्यंत अप्रसिद्ध गधा था जो सड़कों पर प्रार्थना पत्र लिए मारा मारा फिरता था, लेकिन प्रधानमंत्री से भेंट होते ही मानो मेरा भाग्य बदल गया। जब मैं कोठी से बाहर निकला तो दरवाजे के बाहर प्रेस के नुमाइंदों और फोटोग्राफरों का एक समूह जुटा हुआ था। तिल धरने की जगह नहीं थी। मेरे फोटो पर फोटो लिए जा रहे थे। आखिर वे लोग मुझे घेर घार कर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ले गए ताकि मेरा इंटरव्यू ले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस के नुमाइंदों ने मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर डाली। प्रधानमंत्री से आपकी क्या क्या बातें हुई? एक नुमाइंदे ने पूछा। मैंने कहा कुछ घास के बारे में, कुछ गुलाब के फूलों के बारे में। दूसरा नुमाइंदा बोला, आप हमें उड़ा रहे हैं, साफ साफ बताइए ना कि किस विषय पर बात हुई। लेकिन मैं कहां उनकी बातों में आने वाला था। मैंने कहा कुछ धोबियों के बारे में और कुछ उनके गधों के बारे में, कुछ नई नस्ल के गधों के बारे में जो आजकल भारत में तैयार हो रहा है। तीसरा नुमाइंदा बोला, विलायती गधों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्या? मैंने कहा हाँ, जब पंडित जी विलायत में बढ़ते थे तो अक्सर गधों की सवारी किया करते थे। उन दिनों उन्हें हर्टफोर्डशायर के गधे बहुत पसंद थे। प्रेस के नुमाइंदों की पेंसिलें बराबर चल रही थी, लेकिन साफ मालूम होता था कि जिस बात की उन्हें मुझसे आशा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे उन बेचारों पर बहुत दया आई और आखिर में मुझे ऐलान करना पड़ा, माननीय महिलाओं तथा सज्जनों, क्योंकि प्रेस के नुमाइंदों में कई महिलाएं भी थी, आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं भारत का वो अकेला गधा हूं जिसे आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी पीठ पर सवार करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये घोषणा सुनते ही बहुत से नुमाइंदे प्रसन्नतावश उछल पड़े। उन्हें अपने अखबार के लिए पहले पन्ने की हेडलाइन मिल गई थी। मैं अपनी कल्पनाओं में अखबारों की हेडलाइनें तैरती हुई देखने लगा। इतने में किसी ने मुझे कान से झंझोड़कर चौंका दिया। यह अमेरिकी पत्रिका लाइफ का नुमाइंदा था। उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स और मैनचेस्टर गार्जियन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। लाइफ का नुमाइंदा बोला, ए मिस्टर, तुम तो हमारे फ्रांसिस से भी बढ़ गए। फ्रांसिस कौन है? अरे बोलने वाला खच्चर है। मेट्रो गोल्डविन मेयर की फिल्मों में काम करता है, लेकिन उसे कभी यह सौभाग्य हासिल नहीं हो सका कि संसार के किसी बड़े नेता से मुलाकात कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने लाइफ के नुमाइंदे को कोट के कॉलर से पकड़कर कहा, है भाई, मैं तुमसे कहता हूं, अगर हमारे फ्रांसिस का और इस इंडियन गधे का साझा इंटरव्यू लिया जाए और उसे अमेरिका के टेलीविजन पर प्रसारित किया जाए तो। लाइफ का नुमाइंदा यह अछूती तजवीज सुनकर खुशी से उछल पड़ा। बोला, अभी केवल तार करता हूं कि वो लोग फ्रांसिस को चार्टर्ड हवाई जहाज से इंडिया भेज दें। भगवान की कसम, मजा आ जाएगा। मैनचेस्टर गार्जियन के नुमाइंदे ने जरा कटु स्वर में कहा, मगर भाई जरा इसके राजनीतिक विचार तो मालूम कर लो, बड़ा काइया गधा मालूम होता है। लंदन टाइम्स के पत्रकार ने रॉयल कमीशन के किसी सदस्य की तरह बोलते हुए कहा, भाई मिस्टर डंकी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैंने कहा, हर गधे को घास चरने की आजादी होनी चाहिए। और को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व के बारे में? मैंने कहा, हर गधे को चाहिए कि स्वयं भी जिए और दूसरे को भी जीने दे। कम से कम गधे को इस नियम का पालन करते हैं। इंसानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और ये जो जातीय भेदभाव है उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा, हम गधों में किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं है। गधा काले बालों वाला हो या भूरे बालों वाला, उसका माथा सफेद हो या काला, उसकी खाल धारीदार हो या बेधारीदार, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज में सारे गधे बराबर हैं।
मैनचेस्टर गार्जियन के पत्रकार ने इस दिलचस्पी से न्यूयॉर्क टाइम्स और लाइफ के नुमाइंदों की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देखो मैं तुमसे कहता था ना, पहले इसके विचार मालूम कर लो। लाइफ वाले ने न्यूयॉर्क टाइम्स वाले से कहा, मेरे विचार में अब फ्रांसिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, तार कैंसिल कर दिया जाए। मैनचेस्टर गार्जियन के नुमाइंदे ने पूछा, महाशय ये जो पूर्व और पश्चिम में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके संबंध में तो कुछ मुंह से फूल झाड़िए। मैंने कहा, हम गधों में कभी कोई शीत युद्ध या गर्म युद्ध नहीं होता। वास्तव में हम गधे लोग, जैसा कि आप इंसानों को मालूम होगा, लड़ाई झगड़े से घोर घृणा करते हैं। आपने प्रायः देखा होगा, घास के एक ही प्लॉट पर दर्जनों गधे एक साथ चरते हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं होती। हमारी समझ में नहीं आता, आखिर इंसान इस तरह एक साथ क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं चर सकता। फिर आपने यह भी देखा होगा कि अलग अलग रंगों और जातियों वाले गधे मिलजुल कर ईंटें ढोते हैं और एक नया मकान बनाने में मदद करते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इंसान, अलग अलग रंगों और जातियों वाले इंसान, क्यों मिलजुल कर एक नया कारखाना या एक नया संसार नहीं बना सकते। और पंचशील के संबंध में आप क्या कहेंगे गधे महोदय? इस पर लंदन टाइम्स के नुमाइंदे ने नफरत से मुंह मोड़कर मैनचेस्टर गार्जियन के नुमाइंदे से कहा, पूछना बेकार है, इस गधे पर नेहरू का जादू चल चुका है। अच्छा हुआ कि यह गधा बांडुंग कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वरना जाने क्या उपद्रव मचाता। वे तीनों मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद और बहुत से सवाल पूछे गए विभिन्न विषयों पर, जिनका उत्तर देने का मैंने पूरा प्रयत्न किया। जहां तक एक गधे से उत्तर बन सकता था उतना उत्तर दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5 घंटे तक जारी रही। उसके बाद सब नुमाइंदे अपनी अपनी रिपोर्ट देने अपने दफ्तरों को चले गए, क्योंकि आज उनके हाथ एक नया शोशा आया था। इतनी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी पसीने में लथपथ था और थक गया था। मैंने सोचा कि रामू की विधवा के घर जाने से पहले जमुना में नहाना चाहिए, तबीयत हल्की हो जाएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। ये सोचकर मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बाहर निकला कि एक भारी भरकम लेकिन नाटे कद के आदमी ने, जो एक बहुत उम्दा धोती और एक बहुत उम्दा सफेद अचकन पहने हुए था, उसने मुझसे संबोधित करते हुए कहा, क्षमा कीजिए, आप ही वो गधे हैं, बोलने वाले गधे, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री से एक स्पेशल इंटरव्यू मिला है? जी हां, मैंने कहा। नाटे कद के आदमी ने मुझे सिर से पांव तक देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर अपने आप को संभाल कर बोला, अगर कष्ट न हो तो इस समय खाना गरीब खाने पर खाइए। मेरी कोठी यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बहुत नजदीक है, बरजूटिया महल। मगर यहां से चलेंगे कैसे? मैंने एक जम्भाई लेकर पूछा। मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास एक ब्यूक गाड़ी है, आप शायद उसमें नहीं आ सकेंगे, इसलिए मैं एक शेवरले लॉरी आपके लिए लेकर आया हूं। जीवन में पहली बार मैंने शेवरले लॉरी में सफर किया। भाई, ये लोहे का गधा होता बहुत खूब है, शानदार। बरजूटिया महल सचमुच एक महल की तरह सजा हुआ था। जिस सोफे पर ले जाकर मुझे बिठाया गया वो इतना बड़ा था कि उस पर 2 गधे आसानी से आराम कर सकते थे। बरजूटिया महल में तशरीफ रखवाए जाने के बाद बरजूटिया ने बड़े आदर पूर्वक झुककर मुझसे कहा, अब आप क्या पिएंगे, लेमन, स्क्वॉश या शरबत, रूह अफ़ज़ा? मैंने कहा, मैं थोड़ी सी घास खाऊंगा। बरजूटिया ने बड़ी गंभीरता से घंटी बजाई, जैसे तमाम जिंदगी मेहमानों को घास खिलाना उसका नियम रहा हो। उसके बाद उसने अपने नौकर को कुछ आदेश दिया। थोड़े समय के बाद जब नौकर ने फिर कमरे में प्रवेश किया तो मैं क्या देखता हूं कि चांदी की एक बड़ी सुंदर ट्रे में हरी हरी सुगंधित दूब धुली धुलाई रखी हुई है। बड़ी बारीक कटी हुई घास थी, जिसके खाने से दांतों में जरा भी कष्ट नहीं होता था। घास खाने के बाद नौकर नंबर 2 ने चांदी की एक बाल्टी में मुझे पानी प्रस्तुत किया। रेफ्रिजरेटर का ठंडा किया हुआ पानी था, जिसमें जाने कितनी सुगंधियां और शरबत मिले हुए थे। जब मैं पानी पी चुका तो नंबर 3 वाले नौकर ने एक सफेद तौलिए से मेरा मुंह साफ किया। नंबर 4 के नौकर ने आकर पूछा, आप कौन सा पान नोश फरमाएंगे, सादा या किवाम वाला? मैंने कहा, किवाम वाला बेहतर रहेगा, लेकिन देखना किवाम खास लखनऊ का हो, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इतना कह चुकने के बाद मैं सेठ बरजूटिया की ओर मुड़ा और उनसे पूछने लगा कि आपने इतना कष्ट किस लिए किया। सेठ बरजूटिया ने अपनी कुर्सी जरा आगे सरका ली और मेरी ओर ध्यान से देखकर बोला, श्रीमान जी,
साफ साफ कह दूं? बिल्कुल साफ साफ कहिए, मैंने आग्रहपूर्वक कहा। तो बात यह है, बरजूटिया ने मेरे और भी करीब आते हुए कहा, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उस समय मैंने अनुमान लगाया कि आप पंडित जी से अपने इंटरव्यू का मूल उद्देश्य बिल्कुल गोल कर गए हैं। बस वही मुझे संदेह हुआ। ओ, मैंने बात को कुछ कुछ समझते हुए कहा, बस आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपके और पंडित जी के दरमियान क्या क्या बातें हुई। बातें तो बहुत सी हुई, मैंने संतोषजनक स्वर में सिर हिलाकर कहा। राष्ट्रीय जीवन की बातें, विदेशी राजनीति की बातें, पंचवर्षीय योजना की बातें, कुछ ठेके की बातें भी हुई थी, उन्होंने पूछा। मेरे मस्तिष्क में तेल की रिफाइनरी की चर्चा उभर आई। मैंने कहा, हाँ, ठेके की बातें भी हुई थी। कितने के ठेके की? 10 लाख या 20 लाख? इससे अधिक, मैंने कहा। 1 करोड़? बरजूटिया ने कुर्सी को और आगे सरकाते हुए कहा। मैंने कहा, इससे भी अधिक। 5 करोड़? अरे जी नहीं, इससे भी अधिक, 10 करोड़। बरजूटिया की आवाज कांपने लगी। वो कुर्सी को आगे खिसकाते खिसकाते बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब आ गया। 20 करोड़ से अधिक, मैंने कहा। बस आगे मुझे कुछ मत बताइए। सेठ बरजूटिया ने मेरे होठों पर हाथ रखते हुए कहा, दीवारों के भी कान होते हैं। मगर सुनिए तो, मैंने अपना कुछ कहना चाहा। सेठ बरजूटिया ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना है, बस इतना काफी है। 25 करोड़? बाप रे बाप। सुनिए श्रीमान जी, आज से आप मेरे पार्टनर हैं। पार्टनर? मैंने हैरान होकर कहा, किस बात के? अरे उसी सौदे के, बरजूटिया ने संकेत करते हुए कहा, जिसकी चर्चा पंडित जी से हुई। मगर, मैंने कहा। मगर बरजूटिया ने फिर भी मेरा वाक्य काट दिया। अगर मगर नहीं चलेगी मेरे साथ। बरजूटिया मुझे समझाने लगे, देखिए, यूं तो आप बड़े बुद्धिमान हैं, मगर आपके पास रुपया नहीं है, और रुपया मेरे पास है, जितना चाहिए। मैं आपको इस बिजनेस में 1/3 का हिस्सेदार बना लूंगा। मगर, मैंने इनकार में सिर हिलाकर कहा, अरे ये भी तो देखिए। अच्छा, मैं समझ गया, आप हिस्सा अधिक चाहते हैं। अच्छा चलिए, 50-50, आधा हिस्सा मेरा, आधा आपका। रुपया सब मैं लगाऊंगा। चलिए अब ठीक है, लीजिए इस कागज पर हस्ताक्षर। मैंने टेलीफोन पर सॉलिसिटर से कहकर सब मामला पहले ही लिखवा लिया था। देखिए मेरा अनुमान कितना ठीक निकला। मगर साहब, आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। बरजूटिया ने मेरी ओर घूर कर देखा और बोला, मैं आपको गधा समझता था, लेकिन आप तो बड़े काइयां निकले। अच्छा चलिए साहब, मैं आपको अपनी फर्म में आधे का हिस्सेदार बनाए लेता हूं। इस ठेके के अतिरिक्त मेरी फर्म के दूसरे ठेकों में भी आपका हिस्सा रहेगा। देखिए अब इनकार मत कीजिएगा, इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। मैं आपसे सच कहता हूं, इससे अच्छी शर्तें आपको कहीं नहीं मिल सकती। बरजूटिया एंड बरजूटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी का हिस्सेदार बनना भारत के किसी बड़े भी पूंजीपति के लिए गौरव की बात हो सकती है। देखिए ना, मैंने कहा, मैं एक मामूली गधा हूं। और बरजूटिया मेरी बात काटकर बोला, इससे क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर अक्सर गधे होते हैं, वरना हम इतना फायदा कैसे कमा सकते हैं, आप तो सब जानते हैं। बरजूटिया ने मेरी खाल में चुटकी भरी और जोर से कहा लगाने लगा, और इस प्रकार मेरी पीठ थपकने लगा जैसे मैं और वो बचपन के लंगोटिया गधे रह चुके हों और वर्षों इकट्ठे घास चरते रहे हों। फिर उसने मुझे आंख मारकर कहा, मैं इस कोठी में आपके लिए एक अच्छा सा कमरा अलग किए देता हूं, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनड कमरा, जैसा किसी महाराजा के रेस के घोड़े को भी नसीब ना हो। हर प्रकार का ऐश आराम, रात आपको मुन्ननबाई का नाच और गाना। मैंने सोफे से उठने का प्रयत्न करते हुए कहा, मुझे तो आप आज्ञा दीजिए। देखिए मैं एक गरीब विधवा का गधा हूं, वो और उसके बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने मुझे उनके लिए रकम दी है, उसे उन्हें देने जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप? बरजूटिया ने पूछा। कृष्णानगर, यमुना पर। तो वहां तक जाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी व्यूक भिजवाकर उन लोगों को यहीं बुलाए लेता हूं। रामू धोबी की विधवा और उसके 3 बच्चों को यहीं क्वार्टरों में जगह दिए देता हूं। और मुझे अपनी कोठी में एक धोबिन की जरूरत भी है। पहला धोबी साला बड़ा कामचोर है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप घबराइए मत। अगर आप कुछ देर सोचना चाहते हैं, इस कागज पर साइन नहीं करना चाहते हैं, ना सही, मैं भी आपको अभी मजबूर नहीं करना चाहता।
मगर इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि भी कुछ दिन आप मेरे मेहमान रहिए, इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। उसने पार्टनरशिप का कागज जेब में डाल लिया और मेरी ओर ऐसी दयनीय दृष्टि से देखने लगा कि मुझे डकार न हो सके। फिर मैंने सोचा, चलो मेरे कारण बेचारे रामू की विधवा को नौकरी मिल रही है और उसके बच्चों के लिए ठिकाना भी बन रहा है, यहां कुछ दिन रहेंगे, क्या बुरा है। दूसरे दिन मुझे संगीत की मध्यम मध्यम धुन के साथ ख्वाबे खरगोश यानी गहरी नींद, बल्कि ख्वाबे खर गधे की नींद से जगाया गया। मैंने मसहरी से उठकर देखा, बहुत से नौकर नाश्ता लिए खड़े थे। सौंधी सौंधी भुनी हुई बाजरे की दलिया खाने में बहुत आनंद आया। इसके पहले केवल सुन रखा था कि इंसान अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेता है। आज अपनी आंखों के सामने इसकी पुष्टि हो गई, क्योंकि जब मैं दलिया खा रहा था उस समय क्या देखता हूं कि सेठ बरजूटिया हाथ में बहुत से अखबारों का पुलिंदा उठाए खुशी खुशी चले आ रहे। आते ही ऐसे उल्लास से गले मिले जैसे मैं गधा न था, उसका सगा भाई या बाप था। आते ही कहने लगे, ये देखिए दुनिया भर के अखबारों में आज आपके फोटो छपे हैं, और वो भी फ्रंट पेज पर। आज तो आपने फार्मूसा के संकट को भी पिछले पन्नों पर फेंक दिया। ये देखिए चर्चिल का भाषण भी दूसरे पन्ने पर आया है। मैंने देखा कि डेली मिरर ने 7 कॉलम की सुर्खी दी थी, बोलते हुए गधे की प्रधानमंत्री से भेंट, संसार का महान चमत्कार। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे पहले पन्ने पर मेरे और फ्रांसिस के चित्र एक साथ प्रकाशित किए थे, और इसके अलावा संपादकीय भी लिखा था, जिसका सारांश ये था कि अगर पंडित नेहरू भारत के गधे को इंटरव्यू दे सकते हैं तो हमारे प्रधान मेट्रो गोल्डविन मेयर के फ्रांसिस को इसका अवसर क्यों नहीं दे सकते। जितने शीघ्र यह काम कर दिया जाए उचित होगा, अन्यथा पूरे एशिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। लंदन टाइम्स की सुर्खी थी, अब संसार के गधे भी युद्ध के विरुद्ध बोलने लगे, पश्चिम को खतरा। फ्रांस के कंजर्वेटिव पत्र ला मांदे ने एक व्यंग्यात्मक सुर्खी जमाई थी, नेहरू का गधा पंचशील के पक्ष में। लेकिन ला मांदे से कम न्याय की आशा की जा सकती है। भारत के लगभग सभी अखबारों ने मोटे टाइप में मेरा इंटरव्यू छापा था। बहुत से पत्रों ने संपादकीय भी लिखे थे, और कई एक अखबारों ने इस बात पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी कि क्यों पंडित जी ने एक मामूली गधे को इंटरव्यू दिया, यानी जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही रात में मैंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था, और आज पूरे संसार में मेरी ही चर्चा थी। अजी ये तार तो देखिए, सेठ बरजूटिया ने तारों का बंडल दिखाते हुए कहा। अधिकतर तार बधाई के थे, लेकिन कुछ काम के भी थे। ये देखिए, ये तार कंचनजंगा पर्वत की चोटी छूने जा रही जर्मन टोली की ओर से आया है। उन्होंने लिखा है कि वे लोग बड़े प्रसन्न होंगे कि यदि आप केवल पहले 10,000 फुट तक उनके साथ चल सकें। वे इस बात की गारंटी देते हैं कि आप पर कोई बोझ नहीं लादा जाएगा। ये तार देखिए, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास और रमेश सहगल ने प्रार्थना की है कि आप उनकी नई फिल्म में काम करें। तनख्वाह 10,000 रुपया मासिक, आने जाने के लिए हवाई जहाज का किराया अलग। आपके साथ काम करने के लिए नलिनी जयवंत, सुरैया, नरगिस से बातचीत हो रही है। देखिए किसे चुना जाता है। और ये तार देखिए, प्रसिद्ध फिल्म स्टार गोप और भगवान आपके साथ मिलकर एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं। पब्लिसिटी में आपका नाम इन दोनों से पहले दिया जाएगा, कहिए मंजूर है? ये द ग्रेट रॉयल इंडियन सर्कस की ओर से ऑफर है। वे लोग आपको लेकर यूरोप के सफर पर जाना चाहते हैं। मैंने क्रोध से झुंझलाकर तारों के बंडल फर्श पर फेंक दिए। बरजूटिया ने शोक प्रकट करते हुए कहा, लोग ऐसी ख्याति के लिए तरसते हैं और आप हैं कि इस प्रकार इनकार कर रहे हैं। अजय साहब, मुझे ऐसी ख्याति मिले तो मैं गधा तो गधा सुअर तक बनने को तैयार हूं। मैंने क्रोधवश दांत पीस लिए, मगर कुछ कह न सका। सेठ बरजूटिया ने कहा, बाहर बहुत से लोग आपसे मिलने की उम्मीद लिए बैठे हैं। मुलाकातियों का कमरा भर गया है। मैं किसी से नहीं मिलूंगा। क्रोधवश पूंछ हिलाते हुए मैंने कहा, कम से कम आप दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से तो मिल लीजिए। हाय, मैंने घबरा कर कहा, क्या वे भी आए? जी हाँ। सेठ बरजूटिया ने कुछ इस प्रकार आंख मारकर मुझसे कहा मानो ये सब उसी का किया धरा हो। असल में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी आपको एक सम्मान पत्र भेंट करना चाहती है। मुझे? मैंने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, एक मामूली गधे को? ये दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को क्या हो गया है? अरे साहब, अब आप मामूली गधे नहीं रहे। बरजूटिया ने प्रसन्नतावश चमकते हुए कहा, अब आप भारत विख्यात बल्कि विश्व विख्यात गधे हैं, संसार के महानतम गधे। और ये केवल इसलिए कि मैं भूल से प्रधानमंत्री की कोठी में चला गया था और उन्होंने स्नेहवश मेरी पीठ पर हाथ फेरा और कुछ देर मुझ पर सवारी कर ली, केवल इसलिए? बड़ी हैरत की बात है साहब।
गधा मैं हूं या आप हैं? बरजूटिया ने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुला लूं। नहीं नहीं, मैंने क्रोध से कहा, नहीं साहब, मैं इस योग्य नहीं हूं कि दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी मेरी सेवा में सम्मान पत्र प्रस्तुत करे। अजी महाशय, क्या बात करते हैं, बरजूटिया ने मुझे समझाते हुए कहा। और देखिए, अब ये बड़ी बदतमीजी होगी। असल में मैंने आपकी ओर से हां कर दी है और अब वे लोग सब प्रबंध कर चुके होंगे। बाजारों में पोस्टर लग चुके हैं, शहर के माननीय व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र जा चुके हैं। जरा सोचिए तो सही, अगर आपने सम्मान पत्र स्वीकार न किया तो लोग कितने निराश होंगे। और सुनिए, बरजूटिया ने दबे कंठ से कहा, मेरी खातिर आप इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे हमारी पार्टनरशिप को बहुत फायदा पहुंचेगा। कौन सी पार्टनरशिप? मैंने झिल्लाकर कहा। अरे रे, इसका तो मुझे जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। बरजूटिया ने हंसकर कहा, अच्छा मैं जाता हूं, आपकी ओर से हां किए देता हूं। आपको उनसे मिलने का क्यों कुछ दूं इस वक्त? मगर सुनिए तो। मगर उसने कुछ न सुना और दूसरे कमरे में चला गया। इसके बाद क्या देखता हूं कि लड़कियों का एक पूरा दल कमरे में प्रविष्ट हुआ। लगभग सबकी सब कॉलेज की लड़कियां थीं। उन्होंने हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, कह कहे लगाते हुए मुझे घेर लिया। सब की सब अपनी ऑटोग्राफ बुक के लिए मुझे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। उनकी ऑटोग्राफ बुक पर शीला रमानी, देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार और दूसरे फिल्म स्टारों के ऑटोग्राफ थे। और अब वो मेरे ऑटोग्राफ मांग रही है। कैसी हैं ये लड़कियां जिन्हें एक दिलीप कुमार और एक गधे में कोई फर्क नजर नहीं आता? सभी को एक ही ऑटोग्राफ से हाँकती हैं। इनकी आंखें इस तथाकथित शोहरत से कितनी चुंधियाई हुई हैं। जब मैं उन्हें ऑटोग्राफ दे रहा था तो मैंने देखा कि बरजूटिया एक लड़की को विशेष रूप से मेरे आगे पीछे लिए घूम रहे हैं। आखिरकार मेरे पास आकर कहने लगे, ये मेरी बेटी है रूपवती, इसकी ऑटोग्राफ बुक पर विशेष रूप से कुछ लिख दीजिए। मैंने रूपवती को देखा। लंबी, पतली, छरहरी, सुकुमार सी लड़की थी। उसकी नजर में विचित्र प्रकार की धृष्टता थी। स्वर अत्यंत अपमानजनक और हर अदा अत्यंत कृत्रिम। रूप रंग से वो एक लड़की नहीं, एक चलती फिरती गुड़िया दिखाई देती थी। मैंने रूपवती से पूछा, क्या लिखूं? वो तो नक्कर बोले, अब मैं क्या जानूं, लिखना हो तो लिख दीजिए, वरना ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक बंद कर दी। बेटी, बरजूटिया ने उसे प्यार से परंतु इतने धीमे स्वर में डांटा कि मुझे पता न चले, परंतु मुझे पता चल गया। लड़की की दहकती नजरें एकदम बुझ गईं और अब उसमें चंचलता उत्पन्न हो गई। कोई अच्छा सा फोटोग्राफ दे दीजिए ना, ऑटोग्राफ। उसका कोमल हाथ मेरे कंधे पर क्षण भर के लिए रुक गया और उसने एक लंबा मीठा श्वास लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सख्त संगमरमर के फिसलते हुए फर्श वाले कमरे में बंद हूं, एक हरी धूप वाली गहरी चारागाह में हूं। मेरे चारों ओर सुगंधित घास लहलहा रही है, ढलवानों पर चश्मे उबल रहे हैं। सुहानी धूप ने पेड़ों के आसपास अपनी सुंदर शतरंज बिछा रखी है और बादलों के सफेद सफेद टुकड़े आकाश में उड़ाने भर रहे हैं। एकाएक प्रसन्न होकर मैंने जोर से अपनी ढींचू ढींचू की हाँक लगाई। वो साफ, खुली, निश्चिंत जीवन से परिपूर्ण हाँक। जब गधा अत्यंत प्रसन्न होता है और संसार को अपनी आत्मा के संगीत से गुंजा देता है, वही संगीत उस समय मेरे होठों पर आया। लेकिन मैंने देखा दूसरे ही क्षण लड़कियां मेरी आवाज सुनकर भाग गईं। बहुत सी लड़कियां तो अपनी ऑटोग्राफ बुक भी वहीं भूल गई। कुछ क्षणों के बाद मैं अपने कमरे में अकेला खड़ा था। मनुष्य कितना विचित्र जीव है। उसे केवल अपनी प्रसन्नता में संगीत सुनाई देता है, दूसरे की प्रसन्नता उसे अर्थहीन मालूम होती है। अब गधे साहब जो हैं 11 एपिसोड में चांदनी चौक में उनका जुलूस निकलेगा और स्त्रियां जो है झरोखे से उस पर फूल बरसाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान जो है उन्हें सम्मान पत्र भेंट करेंगे और उत्तर क्या देंगे उस भाषण में गधे साहब, ये सुनना दिलचस्प होगा। वो होगा 11वां एपिसोड, आप सुनेंगे अगली बार। ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की, और जो कहानी है, जो आप उपन्यास सुन रहे हैं ऑडियो के रूप में, वो है एक गधे की आत्मकथा जिसे लिखा महान रचनाकार कृष्णचंद्र ने। अगर पसंद आ रहा हो अपने दोस्तों को सुनवाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। नमस्कार।